बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एडवांस इंजीनियरिंग सर्वे का एक लेक्चर है। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था इस पे लेक्चर बनाने का, तो आज हम कंट्रोल सर्वेस की बात करेंगे। तो कंट्रोल सर्वेज में एक्चुअली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सर्वेज होते हैं और वर्टिकल कंट्रोल सर्वेज होते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सर्वेज की बात करें तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कंट्रोल सर्वेज रन करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमारे पास उस साइट के ऊपर या उस जगह के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कंट्रोल स्टेशन इस्टेब्लिश हम कर देते हैं। और जब वो नेटवर्क ऑफ कंट्रोल स्टेशन को जब हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास एक फाइनल आउटपुट की शेप में एक मैप बन के आ जाता है। अब जब हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रैवर्सिंग की टेक्निक है, ट्रायंगुलेशन की टेक्निक है, ट्रायलिट्रेशन की टेक्निक है, जीपीएस की टेक्निक है, फोटोग्रामेट्री की टेक्निक है। अब इस स्पेसिफिक लेक्चर में ट्रैवर्सिंग और ट्रायंगुलेशन को डिस्कस किया जाएगा। ये दोनों जो हैं, जो ट्राई एंगल्स में डिफरेंट एंगल्स हमें गिवन होते हैं, उनको मैयर करके और हम फिर जो साइड्स अवेलेबल होती हैं उनकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं और इस तरह एक नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्रैवर्स या नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्रायंगुलेशन बना लेते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट जाके मेजरमेंट लेनी होती हैं और अगर उसमें कोई एक भी पॉइंट में एरर आ गया तो वो फिर आगे वाले जितने भी सब्सिक्वेंट पॉइंट्स होंगे तो उनमें वो एरर ऐड होता चला जाएगा और वो इस हद तक बाज़ का चला जाता है कि आपको सर्वे दोबारा रन करना पड़ता है। फिर उसके बाद ट्रायलिट्रेशन की टेक्निक होती है। इसमें ये हमारे पास सिस्टम ऑफ ट्राइंगल्स होती हैं जहाँ पर सिर्फ हम उन ट्राइंगल्स की लेंथ को मैयर करते हैं और उससे फिर हम अपना रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की टेक्निक आ जाती है, जिसमें हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं और एग्जैक्ट जो लोकेशन है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हम मार्क कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी का जो भी उन उस एक्सपेक्टेड डाटा से फिर जो भी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड हो वो अचीव कर लेते हैं। और फोटोग्रामेट्री में तो आप फोटोग्राफ्स बना लेते हैं ड्रोन्स की मदद से या एयरप्लेन्स की मदद से, स्पेशलाइज्ड कैमरास की मदद से, और फिर उसकी फिर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में डाल के भी आप उस पर अपनी डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं तो ट्रैवर्सिंग एक ऐसी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंट्रोलिंग की टेक्निक है जिसमें हम किसी भी नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं और उनके बीच के जो एंगल्स हैं या एजीमथ्स हैं वो मेजर कर लेते हैं और इस तरह एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ डिस्टेंसेस एंड एंगल्स हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसको हम एक मैप की शक्ल दे के अपना जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी हम ट्रैवर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स अवेलेबल होती हैं, एक क्लोज्ड ट्रैवर्स होती है, एक हमारे पास ओपन ट्रैवर्स होती है। क्लोज ट्रैवर्स से मुराद ये है कि आप जब डिफरेंट पॉइंट्स के बीच वो लाइनें लगाएं और उनका एंगल्स मेजर करें तो जहाँ से आपने अपना सर्वे स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर एग्जैक्टली फिनिश हो रहा हो, आपकी डायग्राम क्लोज हो रही हो, तो इस तरह के ट्रैवर्सिंग को हम क्लोज्ड ट्रैवर्स बोलते हैं। अगर वो जिस पॉइंट पर आपने अपना सर्वे स्टार्ट किया उस पॉइंट पर फिनिश ना हो बल्कि किसी और पॉइंट पर वो टर्मिनेट हो रहा हो, फिनिश हो रहा हो, तो ऐसी ट्रैवर्सिंग को हम ओपन ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। अब जब भी हम ओपन ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं तो वो मोस्टली जहाँ पर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड या लीनियर फीचर जहाँ पर अवेलेबल हों, जैसे कि रेलवे ट्रैक की बात कर लें, इस तरह की, या कैनाल की बात कर लें, इस तरह की जगहों पर जो है वो ओपन ट्रैवर्सिंग कर ली जाती है। जब हम क्लोज ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं तो इसमें ऐसी जगहों पर किया जाता है जो कंपैक्ट एरिया हो, स्मॉल एरिया हो, या बाउंड्रीज ऑफ फॉरेस्ट या लेक्स आपने इस्टेब्लिश करनी हो या किसी भी जगह की बाउंड्री इस्टेब्लिश करनी हो तो वहाँ पर हम क्लोज ट्रैवर्सिंग रन कर लेते हैं। और जब भी हम इस स्पेसिफिक प्रोसेस में डिस्टेंसेस मैयर करने हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मैयरिंग इक्विपमेंट्स डिवाइस हमारे पास अवेलेबल होती है। टोटल स्टेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, चेंज को यूज़ कर सकते हैं,
अगर हमने एंगल्स मेजर करने हैं, थियोडोलाइट अवेलेबल है, टोटल स्टेशन अवेलेबल है, कंपस, फिर हम जब बेरिंग्स मालूम करते हैं उसके लिए कंपस हमारे पास है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, गायरो थियोडोलाइट है। अब गायरो थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप अपनी थियोडोलाइट के ऊपर माउंट कर देते हैं और ये आपको ट्रू नॉर्थ की लोकेशन दे देता है, जिसको हम मेरिडियन भी बोलते हैं, या हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। क्योंकि जब आप, बाज़ जगह ऐसी होती हैं जैसे कि जब आप माइनिंग के ऑपरेशन कर रहे होते हैं या टनलिंग का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हम पहाड़ों के अंदर होते हैं, वहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करती। तो इस तरह की स्पेसिफिक सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, गायरो थियोडोलाइट्स की मदद लेते हैं जो हमें ट्रू नॉर्थ की लोकेशन बता देती है, और उसको यूज़ करके हम फिर अपने जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम परफॉर्म कर लेते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से मुराद सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो ज़मीन के आउटसाइड लाई करते हैं, जैसे कि चाँद हो गया, सन हो गया, या स्टीरॉयड्स हो गए, प्लैनेट्स या स्टार्स हो गए, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप्स को यूज़ करके या दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके उनकी मदद से हम उनसे हम अपनी ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। अब सिस्टम ऑफ बेरिंग्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम सिस्टम ऑफ बेरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो इसमें सिस्टम्स अवेलेबल हैं। एक होल सर्कल बेरिंग सिस्टम, इसमें हम जो एंगल्स लेते हैं उनको हम एजीमथ बोलते हैं, और दूसरा होता है रिड्यूस बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम भी है, इसमें हम बेरिंग्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब जब भी हमने होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है तो या रिड्यूस बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट फार्मूला अवेलेबल होते हैं कि अगर आपको रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में कोई चीज़ दे दी जाए और या आपको होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में कोई चीज़ दे दी जाए तो उससे आप रिड्यूस बेरिंग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अगर आपको होल सर्कल बेरिंग दे दी जाए और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करती है तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करती है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करती है तो तीसरे वाला फार्मूला, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए करती है तो हमारे पास फार्मूला आएगा 360 डिग्रीज माइनस गिवन होल सर्कल बेरिंग। एग्जांपल देख लेते हैं। अब जिस तरह ये लाइन ए बी है, इसकी मुझे होल सर्कल बेरिंग दे दी गई है और मुझसे इसकी रिड्यूस बेरिंग का पूछा गया है, और इसका क्वाड्रेंट भी मुझसे पूछा गया। अब मुझे पता है ये 49 डिग्री 30 मिनट्स है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होल सर्कल बेरिंग होती है वो ही रिड्यूस बेरिंग होती है, और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। इसी तरह जब मैं इस अगली लाइन की बात करता हूँ 310 डिग्रीज 15 मिनट्स, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करती है। इसकी रिड्यूस बेरिंग कैलकुलेट कैसे होगी, 360 डिग्रीज माइनस 310 डिग्रीज 15 मिनट्स, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रिड्यूस बेरिंग में आएगा, और उसकी डायरेक्शन आप मेंशन कब करते हैं, ये ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल में भी डिस्कस भी कर चुके हैं सर्वे 1 में। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। सी डी लाइन की जब मैं बात करता हूँ तो अगेन मुझे इसको देख के लगता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, होल सर्कल बेरिंग में से 180 माइनस कर लेते हैं कि 210 डिग्री 30 मिनट्स में से मैं 180 डिग्री जब माइनस करूँगा तो मेरे पास रिड्यूस बेरिंग आ जाएगी, लेकिन अब डायरेक्शन क्या बनेगी मेरे पास, साउथ वेस्ट। इसी तरह जब मैं 92 डिग्रीज 45 मिनट्स को देखता हूँ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ये चीज़। तो अब 180 माइनस 92 डिग्रीज और 40 मिनट्स कर लूँगा तो मेरे पास रिड्यूस बेरिंग आ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन मेरे पास अब क्या हो जाएगी, साउथ टू ईस्ट। बाज़ ज़ात हमें अब फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होती है, जब भी आप अपना सर्वे रन कर रहे होते हैं तो जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है वो फोर बेरिंग होती है, और बाकी तमाम रीडिंग्स आप उसको बैक बेरिंग कंसीडर करते हैं। अब अगर आपको फोर बेरिंग दे दी जाए और आपसे किसी भी लाइन की बैक बेरिंग का पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास बड़ा सादा सा फार्मूला होता है, बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180।
अब अगर तो आपको जो फोर बेरिंग की वैल्यू दी गई है वो 180 से कम हो, तो उस केस में हमारे पास फार्मूला बनेगा बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस 180 कर लेंगे। ये उस केस में करेंगे जब फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से कम होगी। और जिस केस में फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा दे दी जाए या प्रोवाइडेड फोर बेरिंग वैल्यू 180 से ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, उस फोर बेरिंग वैल्यू में से 180 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो उस लाइन की बैक बेरिंग आ जाती है। अब बाज़ अवत हमें फोर बेरिंग्स जो हैं वो क्वाड्रेंटल सिस्टम में प्रोवाइड की जाती हैं। तो जब भी हमें फोर बेरिंग क्वाड्रेंट सिस्टम में दे दी जाए, यानी कि हमें साथ में डायरेक्शन भी मेंशन हो, जिस तरह का यहाँ मौजूद है 65 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ ईस्ट। अब इसकी बैक बेरिंग निकालनी है, तो इंतहाई सादा तरीका क्या है कि आपने ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज़ लिख लेनी है, और नॉर्थ को आपने साउथ में बदल देना है और ईस्ट को वेस्ट में बदल देना है, यानी आपने अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर लिख लेनी है। तो ये ए बी लाइन की क्वाड्रेंटल सिस्टम में बैक बेरिंग आ जाएगी। अब जब हम होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में हमें पता लगता है कि होल सर्कल बेरिंग जो है वो हमेशा नॉर्थ वाले पोल से स्टार्ट होती है या नॉर्थ वाली साइड से स्टार्ट होती है, और 360 डिग्रीज तक हम जा सकते हैं। और जब हम रिड्यूस बेरिंग की बात करते हैं, तो ये हम क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट चलते हैं, और ये नॉर्थ वाली साइड से भी आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, और आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। साउथ वाली साइड से भी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, लेकिन होल सर्कल बेरिंग में सिर्फ आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। बेरिंग वाले सिस्टम में आपको डायरेक्शन लाजमी देनी होगी, नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है, लेकिन होल सर्कल बेरिंग के लिए आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप वैल्यू लिख दें। और रिड्यूस बेरिंग आप नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हैं, साउथ से भी कर सकते हैं। होल सर्कल बेरिंग हमेशा नॉर्थ से आपने मेजर करनी है और क्लॉकवाइज मेजर करनी है। ये छोटी सी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किस तरह होल सर्कल बेरिंग में हम वैल्यूज़ लिखते हैं, और सेम वैल्यूज़ जब आप कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस बेरिंग में या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में, तो वो किस तरह मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्वाड्रेंटल सिस्टम्स और फार्मूलों को यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और साथ में डायरेक्शन बता देनी है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगी। अगर आप रेड्यूस बेरिंग में क्वाड्रेंट की डायरेक्शन नहीं बताएंगे, तो आंसर गलत तस्वर किया जाएगा। अब आप ये देखें, ये 27 डिग्रीज है होल सर्कल बेरिंग, रेड्यूस बेरिंग में ये नॉर्थ ईस्ट 27 हो गया। ये 77 डिग्रीज 103 डिग्रीज है होल सर्कल बेरिंग में, लेकिन आप जब इसको 180 में से माइनस करते हैं तो ये 77 डिग्रीज बनता है साउथ ईस्ट। इसी तरह ये 210 डिग्रीज है, 210 में से जब आप 180 माइनस करते हैं तो 30 डिग्रीज बनता है रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में, लेकिन डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। इसी तरह 340 डिग्रीज आपका होल सर्कल बेरिंग सिस्टम है, लेकिन जब आप इसको रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 360 में से 340 माइनस करते हैं 20 डिग्री बचता है। अब डायरेक्शन देना लाजमी है, वो बनेगी नॉर्थ टू वेस्ट। अब जब भी हम होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग सिस्टम की बात करते हैं और उसमें स्पेसिफिकली ट्रेवर्सिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर लैटीट्यूड्स एंड डिपार्चर्स का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। लैटीट्यूड जो भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आप एंगल मैयर कर रहे हैं या लेंथ मैयर कर रहे हैं, वो आपका लैटीट्यूड कंसिडर होगा, और जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में मैयर कर रहे हैं वो आपका डिपार्चर कंसिडर होगा। इसमें जब भी आपने लैटीट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट करना है, तो होल सर्कल बेरिंग सिस्टम को आप कोशिश कर लें कि रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। और जब आप रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले क्वाड्रेंट के केस में हमेशा लैटीट्यूड की वैल्यू भी पॉजिटिव कंसिडर होगी, डिपार्चर की वैल्यू भी पॉजिटिव कंसिडर होगी। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे या आप 90 से 180 डिग्रीज के बीच रहेंगे, तब आपका लैटीट्यूड तो माइनस होगा लेकिन डिपार्चर पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप थर्ड क्वार्टर, ये जब आप क्वाड्रेंट इसको ड्रॉ कर लें, ये चीज़ आपको बड़े आसान से समझ आ जाएगी। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो दोनों नेगेटिव कंसिडर होंगे। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका लैटीट्यूड क्योंकि अब ऊपर साइड पर चला गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, डिपार्चर क्योंकि माइनस वाली साइड पर है तो इसलिए ये
माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ समझने के लिए एक दफ़ा आप अपना क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो ज़रूर ड्रॉ कर लें, तो ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। हम जब भी लैटीट्यूड और डिपार्चर की बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिरी बात है हमने लैटीट्यूड की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती है, डिपार्चर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, मार्क मैंने की है, जिसको मैं लाइन ए बी बोलता हूँ। इस ए बी लाइन का मुझे डिपार्चर भी कैलकुलेट करना है और इसका लैटीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या पढ़ा था, जो बेस वाली चीज़ है ये हमेशा कॉस एल इंटू कॉस थीटा होती है, और जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो हमेशा एल इंटू साइन थीटा हो जाती है। तो अब अगर मैंने लैटीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वो मेरे पास हो जाएगी एल इंटू कॉस थीटा, जो भी एंगल मुझे यहाँ पर गिवन होगा। तो और इस लाइन की लेंथ, लेंथ इंटू कॉस थीटा, और अगर मैंने डिपार्चर कैलकुलेट करना है तो साइन लेंथ इंटू साइन थीटा। अब मैंने साथ में लैटीट्यूड और डिपार्चर के साइन का ख्याल रख लेना है। इस केस में दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब जब भी हम ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन रन कर रहे होते हैं तो, और वो भी क्लोज ट्रैवर्स का ऑपरेशन रन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको यूज़ करके हमें पता लग सकता है कि हमारी इस क्लोज ट्रैवर्स का जो इंटीरियर एंगल्स हमने कैलकुलेट किए हैं उसका सम क्या होना चाहिए। उसके लिए फार्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180। यहाँ पर n है ये मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रैवर्स। तो जितनी भी साइड्स होंगी मेरे पास ट्रैवर्स की वो मैंने लिख ली, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास उस ट्रैवर्स में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आना चाहिए उसकी वैल्यू मुझे पता लग जाएगी। तो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ गिवन डाटा में से, अगर उन उस डाटा का सम इस फार्मूले से आई वैल्यू के इक्वल है तो मतलब ये क्लोज्ड ट्रैवर्स होगी। अगर नहीं है तो मतलब इसमें कुछ क्लोजिंग एरर हमारे पास मौजूद है, जिसको हम बॉर्डेज का रूल लगा के सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जांपल हम देखते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक मैंने साइट के ऊपर कुछ मेजरमेंट्स की, तो मेरे पास एक ट्रैवर्स बनी जिसकी 5 साइडें थी। अब इससे पहले कि मैं मजीद कैलकुलेशन करूं, मैं पहले देखना चाहता हूं इस 5 साइडों वाली ट्रैवर्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा। फार्मूला लगाया तो 540 डिग्री आया। अब जब मैं अपनी कैलकुलेशन करूंगा अपना साइड से लिए गए डाटा में से, अगर उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो 540 नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने एंगल या बेरिंग्स मैयर किए हैं साइड के ऊपर उनमें कोई ना कोई गलती है। अगर 7 साइडें आ जाती हैं तो उसके लिए 900 डिग्रीज आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का सम। अब जब भी ये ट्रैवर्स हमारी क्लोज नहीं ना होगी तो इस तरह करके वो कुछ हिस्सा ओपन रह जाएगा। तो ये जो ओपन हिस्सा हमारे पास मौजूद है इसको हम बोलते हैं ये एरर ऑफ क्लोजर है। इसको हमने कैलकुलेट करना होता है और फिर इसको रिजॉल्व करना होता है इस एरर को। और हमने ये चीज़ वेरीफाई करवानी होती है कि हमारा जो सम ऑफ लैटीट्यूड है और सम ऑफ डिपार्चर्स है, इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। जब ये ज़ीरो के इक्वल होंगी तो इसका मतलब है हमारी ट्रैवर्स क्लोज है। अगर ये इन लैटीट्यूड का सम और डिपार्चर का सम ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारी ट्रैवर्स क्लोज नहीं है। अब जो लैटीट्यूड में एरर ऑफ क्लोजर होता है उसको कैपिटल ई एल से लिखते हैं, और डिपार्चर में जो एरर ऑफ क्लोजर होता है उसको हम कैपिटल ई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरर ऑफ क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए हमने ई एल की वैल्यू निकालनी होती है, ई डी की वैल्यू निकालनी होती है, और इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ई क्लोजर की वैल्यू निकाल लेनी होती है कि ये जो एरर ऑफ क्लोजर है ये कितने फीट्स है या कितने मीटर्स है या कितने मिलीमीटर है, जो भी हमारी यूनिट्स चल रही हैं। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि इससे हमें अपने सर्वे की प्रिसीजन का पता चल जाता है। लेट्स सपोज अगर 1/5000 आया है तो इसका मतलब ये होगा कि हर 5000 यूनिट्स में 1 यूनिट का एरर आ जाएगा।
अगर ये आंसर 1/7500 आएगा तो मतलब है हर 7500 यूनिट्स की के डिस्टेंस में 1 यूनिट का एरर आ जाएगा। तो प्रिसीजन की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी उतना फ़ायदा हमारे लिए। छोटी से मुराद ये है कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये जितनी बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, उतनी हमारी सर्वे की प्रिसीजन एक्यूरेट होती चली जाएगी, उतना हमारा सर्वे ज़्यादा बेटर कंसिडर होगा। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की कैलकुलेशन के लिए। ये हमें सिनेरियो गिवन है, 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, तमाम के हमें बेरिंग्स दे दी गई हैं और तमाम की हमें लेंथ प्रोवाइड कर दी गई है। हमें लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो लाइन ए बी है इसका मैंने लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट करना है। इसको मैंने क्वाड्रेंटल डायग्राम जब मैंने बनाई तो ये 5th क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये साउथ टू वेस्ट मुझे गिवन है। तो मैंने इस तरह करके डायग्राम बना दी। सबसे अब इसका मैंने ये डिपार्चर भी कैलकुलेट करना है और लैटिट्यूड भी कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका डिपार्चर भी माइनस में होगा और लैटिट्यूड भी माइनस में होगा। तो इसका मैंने डिपार्चर कैलकुलेट करना है। लेंथ मुझे जो गिवन है 189.53 फीट इनटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 6 डिग्री 15 मिनट्स, तो आंसर आया -20.63। ये डिपार्चर की वैल्यू है इस लाइन ए बी की। इसका मैं जब लैटिट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, ये वाली चीज़, डिपार्चर तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, अब मैंने लैटिट्यूड कैलकुलेट करना है। तो लेंथ जो कि मुझे गिवन है कॉस थीटा, कॉस मेरे पास और थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, तो आंसर आता है -188.40 फीट। सेम अब बीसी पॉइंट के लिए मैं देख लेता हूँ। बीसी की मैंने अगेन इस पॉइंट पे रख के क्वाड्रेंट ड्रॉ किया तो वो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि मुझे गिवन है साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर मेरे पास डिपार्चर की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो लैटिट्यूड है क्योंकि वो -y वाली साइड पर लाई करा तो वो माइनस में आ जाएगा। फार्मूला लगाएं, आपके पास आंसर आता है 86.62 फीट्स और जो लैटिट्यूड की वैल्यू है वो आपके पास आती है 152.27 फीट्स, जो माइनस में है। बाकी तमाम पॉइंट्स के भी आप सेम इन्हीं स्टेप्स पर फॉलो अप करेंगे। आप उसको क्वाड्रेंट बना लें और आप लैटिट्यूड और डिपार्चर की पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आता है ये तमाम लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स। अब अगर इन लैटिट्यूड की वैल्यूज़ को मैं सम करूं तो मेरे पास आंसर आता है -0.079 और डिपार्चर की वैल्यूज़ को मैं सम करूं तो आंसर आता है -0.163। अब ये वैल्यू भी ज़ीरो नहीं आई और ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो नहीं आई, इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड ट्रैवर्स नहीं है। लैटिट्यूड में इतना एरर मौजूद है और डिपार्चर में इतना एरर मौजूद है। अब ये एरर ऑफ क्लोजर मैंने निकालना है क्योंकि मुझे डायमेंशन फीट में गिवन है। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर की मदद से मैं टोटल एरर ऑफ क्लोजर निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगा के, जो कि आता है 0.182 फीट। तो टोटल एरर ऑफ क्लोजर इस स्पेसिफिक केस में 0.182 फीट है और इस स्पेसिफिक केस में प्रिसीजन है मेरे पास 1/5176। ये फार्मूला लगा कर आई है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 5176 फीट मेजरमेंट करता हूँ तो उसमें 1 फीट का एरर आएगा। अब ये जो एरर है इसको हमने रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो कंपस या बॉडिज का रूल हमें बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। इस रूल के मुताबिक जो भी लैटिट्यूड या डिपार्चर का एरर हमें आया उसको हम जो ट्रैवर्स की लेग्स मौजूद हैं या ट्रैवर्स की साइड्स मौजूद हैं उसमें हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है बैलेंसिंग ऑफ लैटिट्यूड्स का, कि लैटिट्यूड क्लोजर एरर यानी कि कैपिटल ई एल की वैल्यू इनटू लेंथ ऑफ दैट लाइन, यानी जिस लाइन का एरर आप करेक्ट कर रहे हैं उसकी लेंथ, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। उस स्पेसिफिक आपने जो तमाम लेंथों का सम किया होता है वो हमारा पेरीमीटर है। इसी एग्जांपल को हम लेकर आगे चलते हैं। इसकी ये तमाम वैल्यूज आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पेरीमीटर ये इस तरह कैलकुलेट होता है, ये जो लेंथें आपने कैलकुलेट की हैं इनका सम लेंगे तो ये आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। आप कैपिटल ई एल भी निकाल चुके हैं, कैपिटल ई डी भी निकाल चुके हैं। अब लेट्स सपोज हमने ए बी लाइन है उसकी करेक्शन करनी है, तो हमारे पास
लैटीट्यूड की जो वैल्यू गिवन थी वो थी -188.40 फीट। फार्मूला मेरे पास गिवन है कैपिटल ई एल इनटू लेंथ, क्योंकि अब लाइन ए भी है उसका मैं लैटीट्यूड, आपने हर लाइन का लैटीट्यूड भी करेक्ट करना है। अगर आपका लैटीट्यूड में एरर मौजूद है, वो कैसे पता लगा? वो मुझे यहां से पता लगा, इधर से पता लगा कि तमाम में एरर कोई ना कोई मौजूद है, इसलिए ये एरर मैं अब इक्वली तमाम लैटीट्यूड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और यहाँ पर एरर मौजूद है तो ये एरर इक्वली तमाम लेग्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर लेट्स सपोज ये 0 आ जाता तो डिपार्चर में करेक्शन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लैटीट्यूड में करेक्शन हम कर देते। अब यहाँ पर कैपिटल ई एल की वैल्यू आप देखें, यहां पर आपके पास आई है -0.079। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके पास एरर आता है माइनस में तो उस एरर को जीरो करने के लिए आपने प्लस वाली वैल्यूज यूज करनी है। तो जब भी आपके पास एरर माइनस में आता है आपने प्लस वाली वैल्यू यूज करनी है। कैपिटल ई एल और कैपिटल ई डी की बात कर रहा हूं। और जब भी आपके पास एरर पॉजिटिव आता है तो आपने करेक्शन के दौरान माइनस की वैल्यू यूज कर लेंगे। अब मेरे पास एरर इन दो केसेस में दोनों माइनस है, तो यहां पर कैपिटल ई और कैपिटल डी की वैल्यूज में मैं प्लस लिख लूंगा। तो इस फार्मूले में जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूं तो करेक्शन लैटीट्यूड की आई +0.016। और इसी तरह डिपार्चर के केस में मैंने बताया कि वहां पर कैपिटल ई डी की वैल्यू माइनस में आई हुई थी, तो जब मैं करेक्शन कर रहा हूँ लैटीट्यूड और डिपार्चर में तो वो मैं हमेशा पॉजिटिव लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाली कैपिटल ई डी की, और लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई पेरीमीटर, जो कैलकुलेट हो चुका, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। सेम इन्हीं स्टेप्स पर मैंने लैटीट्यूड ऑफ बीसी की करेक्शन की। अब आपका कैपिटल ई एल की वैल्यू और पेरीमीटर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ लेंथ जो है वो बदलती रहेगी हर लाइन की। और आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपिटल ई एल की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि सवाल जब आप हल कर रहे थे ऊपर, यहाँ पर ये माइनस में आई थी, तो जब भी वो माइनस में आए तो करेक्शन हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं। तो सेम इन्हीं स्टेप्स पर मैंने तमाम लाइनों की लैटीट्यूड और डिपार्चर जो था वो मैं करेक्ट करके चलता गया। तो मेरा जब अब यहां तक मैं आ चुका, बल्कि यहां तक मैं लैटीट्यूड और डिपार्चर किया था, इसमें एरर आ गया था, फिर मैंने करेक्शन की, करेक्टेड लैटीट्यूड जो जो आप पीछे कैलकुलेट करते आए हैं हर लेग का वो आप यहाँ पर लिखते गए, डिपार्चर जो जो आप करेक्ट करते गए यहाँ पर लिखते गए। और अब ये लैटीट्यूड की वैल्यू इसमें जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास करेक्टेड या बैलेंस लैटीट्यूड आ जाएगा। अगेन जो करेक्टेड वैल्यू होगी इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास अगली करेक्शन हो जाएगी। इसी तरह सेम इन्हीं स्टेप्स पर ये करेक्टेड वैल्यूज जो आपके पास आई हैं ये हर रेस्पेक्टिव लैटीट्यूड, और अगर जो डिपार्चर की करेक्टेड वैल्यूज आई हैं ये हर रेस्पेक्टिव डिपार्चर के सामने ऐड कर देंगे तो आपके पास बैलेंस्ड या करेक्टेड लैटीट्यूड या डिपार्चर की वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप सम ऑफ लैटीट्यूड रन करते हैं तो ये जीरो आ जाएगा, और आप सम ऑफ डिपार्चर रन करेंगे तो ये दोबारा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो एरर पहले यहाँ मौजूद था वो अब आपने बॉडिच का रूल लगा के खत्म कर दिया। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर अब भी एरर आ रहा है तो आप अपने प्रीवियस स्टेप्स में कैलकुलेशंस चेक कर लें, उनमें कोई ना कोई गलती होगी। यहाँ पर करेक्शन के बाद ये चीज 0 0 आनी चाहिए। अब आपके पास लैटीट्यूड भी आपने करेक्ट कर दिया, डिपार्चर भी करेक्ट कर दिया। अब हमने अपनी ये लेंथ भी करेक्ट करनी है और ये बेरिंग्स भी करेक्ट करनी है अगर आपसे सवाल में पूछा जाए तो। अब इस लेंथ को करेक्ट करने के लिए मेरे पास अगेन फार्मूला मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, जो ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं। तो अगर मैंने ए बी की लेंथ को करेक्ट करना है तो मैंने इसके लिए करना क्या है, करेक्टेड लैटीट्यूड का स्क्वायर प्लस करेक्टेड डिपार्चर, उसी लाइन की लैटीट्यूड और डिपार्चर की बात कर रहा हूं, उसका स्क्वायर। तो वो मेरे पास यहां पर वैल्यूज गिवन है, ये ऊपर टॉप पर देख सकते हैं। इनका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास करेक्टेड लेंथ आ जाएगी ए बी की। इसी तरह अगर आप बी सी की करना चाह रहे हैं तो इन दो का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेंगे तो दूसरी आ जाएगी। सेम इन्हीं स्टेप्स पर आप तमाम लाइनों की करेक्टेड लेंथ निकाल लेंगे। अगर आपने बेरिंग निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स इनटू
डिपार्चर ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन, जिसकी बेरिंग आप करेक्ट करने चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी की करेक्ट करने चाह रहा हूँ तो डिपार्चर ऑफ ए बी, जब भी आप ये कीजिएगा तो ये देखें माइनस माइनस दोनों से कट के पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन शो ही नहीं किया गया। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास करेक्टेड बेरिंग आती है लाइन ए बी की 6 डिग्रीज 4 मिनट्स 27 सेकेंड्स, जो कि पहले 6 डिग्रीज और 15 मिनट्स थी। सेम इसी फार्मूला इन्हीं स्टेप्स को यूज करके आप बाकी तमाम जो बेरिंग्स हैं इनको बआसानी करेक्ट कर सकते हैं।